जय श्री राम साथियों हम कर रहे थे पटवारी री एग्ज़ाम जो 12 फरवरी 2023 को कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो हम जीएस के क्वेश्चन कर रहे थे। तो उसमें लास्ट वीडियो में क्या हुआ था कि जो मेरे से वो टेक्निकल नॉलेज कम होने की वजह से वो बटन गलती से गलत जगह से दब गया और उसके बाद मैंने एडिट की तो वो 2x में बन गई। तो आप उसको अगर देखोगे, अगर 2x से स्पीड ज़्यादा लगेगी तो आप स्पीड वाले सेक्शन में जाके नॉर्मल से कम कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा स्लो हो जाए, वरना वो 2x में हो गई है ऑलरेडी। ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर वीडियो हम लोग 2x में ही देखते हैं, लेकिन फिर भी मतलब डायरेक्ट डालनी नीचे ना 2x में, तो वो डल गई, 5-6 मिनट की वीडियो हो गई है। कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन है इसमें, और जो लास्ट वाला 30वां क्वेश्चन था इसमें मैं बता रही थी, तो ये थोड़ा मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ था, हालांकि हो गया था लगभग। कोई बात नहीं, यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये क्या बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया? ये थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह थे। देखिए, हमें पता है ना कि आर्टिकल 65 के थ्रू, आर्टिकल 65 है, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो या उसकी मृत्यु हो गई हो या त्यागपत्र जो भी दे दिया हो, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन आता है? उपराष्ट्रपति। और अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित रहे तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करते हैं और उसके जो कार्य होते हैं उनको संपादित करते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 65 में उल्लिखित था। तो जब ये राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी का निधन होता है तो उसके बाद जो उपराष्ट्रपति होते हैं वी वी गिरी जी आते हैं राष्ट्रपति के पद पर, लेकिन वो भी राष्ट्रपति के पद से मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद में आते हैं, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति से उनको इस्तीफा दे देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वी गिरी अपना राष्ट्रपति के लिए फिर से मतलब चुनाव लड़ते हैं स्वतंत्र उम्मीदवार के नाम से, तो फिर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। लेकिन इस बीच में जब वो राष्ट्रपति नहीं बने थे तो उस बीच में बनते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह बनते हैं, पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो कि भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो वो कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब इनमें एक दे रखे हैं जो न्यायमूर्ति H.J. कानिया है। ठीक है, जो न्यायमूर्ति H.J. कानिया है ये क्या थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति H.J. कानिया। और जो ये लास्ट वाले दे रखे हैं न्यायमूर्ति P.N. भगवती। जो P.N. भगवती है PIL के जनक हैं। ठीक है, PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका, जनहित याचिका के जनक किसको बोला जाता है? न्यायाधीश P.N. भगवती को। ठीक है, तो ये थे बाकी के जो न्यायाधीश दे रखे हैं इनके बारे में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ और सकारात्मक वृद्धि दिखाई दिया था? ठीक है, तो कृषि वाला क्षेत्र था जो यहाँ पे सबसे कम प्रभावित हुआ और यहाँ पे सकारात्मक वृद्धि हुई। ठीक है, सेवा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, औद्योगिक क्षेत्र हुआ था, तृतीय क्षेत्र में यही सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड-19 सब लोगों को मतलब ऑब्जर्वेशन में रख दिया था और मास्क वगैरह इन सब से तो बहुत मतलब डिस्टेंस वगैरह का, तो ये सब में, लेकिन कृषि में नहीं हुआ। कृषि में पॉजिटिव हुआ, लोगों ने कृषि वगैरह की और ज़्यादातर लोग घर पे थे तो सब ने कृषि को ज़्यादा वो दिया था। ठीक है, तवज्जो दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्कालीन वो क्या कहते हैं करंट अफेयर का हो गया। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। ठीक है, कहाँ के राष्ट्रपति थे? मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्देल फतेह अल सीसी। आप बताएंगे गणतंत्र दिवस 2026 जो कि अभी हो रखा है, आज 15 फरवरी है, तो ये जो अब्देल फतेह अल सीसी है, तो ये तो 2023 में थे। ठीक है, 26 में कौन है? तो ये आप बताएंगे नीचे से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 338 से संबंधित हमने अच्छे से कवर कर रखा है आयोग वाली लिस्ट में, उसमें देखिएगा। ठीक है, चलिए, ये क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC से संबंधित है आर्टिकल 338। फिर आर्टिकल 338A, आर्टिकल 338A संबंधित है NCST यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसको हमने इंट्रोड्यूस किया था 89th CAA 2003 यानी कि 89वां संविधान संशोधन 2003 में हमने NCST जो आयोग था उसको लेके आए और इससे हमारे संविधान में एक आर्टिकल जुड़ गया। कौन सा? आर्टिकल 338A। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है वो 1953 में बना और अध्यक्ष कौन थे इसके? काका कालेकर। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना?
1953 में इसके अध्यक्ष कौन थे? काका कालेकर जी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो रीजनिंग के दिए हुए हैं। रीजनिंग तो मैं सोच रही हूँ कि अलग से बनाया जाए, क्योंकि अगर इसमें बनाएंगे तो फिर जीएस को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, चलिए अब जीएस ये रीजनिंग के क्वेश्चन हटा के हम डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? रीजनिंग में मतलब उसमें जाएंगे, जीएस में ही चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये कंप्यूटर भी कर लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर भी कर लेते हैं। एल्गोरिथम की मुख्य विशेषता क्या है? एल्गोरिथम की मुख्य विशेषता है गिनित या परिमित। क्या है? गिनित या परिमित। इसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट। फाइनाइट। एल्गोरिथम की मुख्य विशेषता क्या है? फाइनाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है, हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, जिस प्रोग्राम को हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे? सोर्स प्रोग्राम। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी है? C++ हो गई, जावा हो गई, JAVA जावा हो गई, पाइथन हो गई, और ये सब क्या है? हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है जावा। ठीक है, जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल है कौन? जावा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज प्रमुख या उप प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया? किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज प्रमुख या उप प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया? ये हो गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 में हुआ था जो। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, उसमें जो संविधान के में से राज प्रमुख और उप राज प्रमुख शब्दों को हटा दिया था, क्योंकि ऐसा हुआ था जो भाग बी के राज्य थे। ठीक है, पहले हमारे राज्य ABCD इस तरह से बटे हुए थे। ठीक है, डी में अंडमान था, केवल एक ही यूटी था तब। फिर जब ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, फिर उसके बाद जो 14 राज्य बने, 8 यूटी बने। ठीक है, तो सब अलग अलग राज्य बन चुके थे। ठीक है, क्योंकि भाग बी के राज्यों का उन्मूलन और पुनर्गठित राज्यों के एकीकरण के बाद ये पदनाम निरर्थक हो गया। ठीक है, फिर राज प्रमुख और उप राज प्रमुख की शब्दों की जरूरत ही नहीं रही। तो ये कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत 19 स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, 19(2) के अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन आधार नहीं हो सकता है? ठीक है, इनमें से कौन आधार नहीं हो सकता है? किस पे है? आर्टिकल 19 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है। इस पर जो वाक यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति यानी कि ये व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ये सब पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु कौन सा आधार नहीं हो सकता है? ये है। ठीक है, तो इसमें से देखिए, शिष्टाचार तो नहीं होगा क्योंकि अच्छी बात है ना, तो मतलब इसमें से कुछ ऐसा होगा कि मतलब जिस पे वो लगा के, मतलब इस कारण से हमने ये आर्टिकल 19 का प्रयोग किया, तो ये बोल सकते हैं। सदाचार के आधार पे भी बोल सकते हैं। ठीक है, शिष्टाचार, जैसे किसी ने अगर मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया तो इस पे बोल सकते हैं। सदाचार के उसमें बोल सकते हैं। लोक व्यवस्था के लिए बोल सकते हैं कि हमारे इस अधिकारों का हनन हो गया। लेकिन जो ये ऑप्शन सी लिख रखा है, इसमें क्या लिखा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार की बात है, सामाजिक भी, आर्थिक भी, राजनीतिक भी। तो अगर कहीं पे सुधार होना है तो ये इस पे कैसे, मतलब इस पे प्रतिबंध आरोप करने का कैसे वो हो सकता है, मतलब कैसे ये इसका आधार हो सकता है? ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक सुधार, ये क्या होगा? इसके लिए वो नहीं होगा। बस आपको इसमें याद करना है जो 19(2) है उसके अंतर्गत क्या है? वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति, मतलब वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस पे है? अनुच्छेद 19(2) पे। ठीक है, और 19(1) पे है वाक स्वतंत्रता का अधिकार। वाक स्वतंत्रता का अधिकार जैसे प्रेस, मीडिया, इन सब का हो गया, तो ये इसी में आता है, वाक स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? जो ये खारवेल का अभिलेख है, ये है हमारी संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है। जो खारवेल है कलिंग के राजा खारवेल हैं। ये महामेघ वाहन वंश के थे। किस वंश के थे? महामेघ वाहन वंश के थे कलिंग नरेश खारवेल। ठीक है, और ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये हमको मिला था
उड़ीसा के भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है ना, तो उसके पास से मिला था हमको हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, ये कहाँ पे, उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों पर स्थित था। अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उदयगिरी पहाड़ियाँ कहाँ, या उदयगिरी पहाड़ियों पर हमको कौन सा अभिलेख मिला, तो कौन सा मिला, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, उदयगिरी पहाड़ी पर हमको मिला हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि कहाँ है, उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास है। और कौन सी भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। और उदयगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है बोलेंगे तो ये कहाँ होगी, ये होंगी उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास। ठीक है, और अगर खंडगिरी की गुफाएं बोलेंगे, खंडगिरी की गुफाएं भी कहाँ हैं, खंडगिरी की गुफाएं ये भी है हमारे उड़ीसा में। ठीक हो गया, खंडगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं उड़ीसा में है। ठीक है, गुफाएं पे टॉपिक ज़्यादा नहीं है, टॉपिक है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है, यह प्राकृत भाषा में, ब्राह्मी लिपि में, और महामेघवाहन वंश के कलिंग नरेश खारवेल इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, देखिए बाप रे बड़ी देर लगा दी ना हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओ सॉरी फिर से अभी ये सेव होने वाली थी वीडियो, मेरे को फिर तीसरी वीडियो बनानी पड़ती है इसी जीएस में। ठीक है, इसमें देखिए, अकबर के शासनकाल में आमिक नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में जो आमिल अधिकारी है, आमिल कर्मचारी, ये परगना स्तर पर नियुक्त होता था। ठीक है, कहाँ पे नियुक्त होता है, परगना स्तर पे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। ठीक है, यूनाइटेड पैट्रियोटिक मतलब देशभक्त संघ था ये, पैट्रियोटिक देशभक्त को बोलते। ठीक है, तो ये थे सर सैयद अहमद खान ने 1888 में स्थापना की थी यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की। ठीक है साथियों, ये वही सर सैयद अहमद खान हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे हैं। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक रहे हैं कौन, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, और जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, इसको पहले जाना जाता था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से। क्या चलता था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्या जाना जाता था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। यहाँ पे लिखा है पर ये क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसका पहले नाम था। अभी क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। संस्थापक कौन होगी, सर सैयद अहमद खान। कौन सी इस एसोसिएशन की स्थापना की थी उन्होंने, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था राम सिंह ने। ठीक है, किसने किया था, राम सिंह ने। और देखिए कूका का अर्थ क्या होता है, कूका का अर्थ होता है पंजाबी में चिल्लाना। पंजाबी शब्द है कूका, इसका अर्थ होता है चिल्लाना। ठीक है, पंजाबी चिल्लाना होता है इसका अर्थ है। और 12वीं शताब्दी में चला था, 12वीं शताब्दी में हुआ था कौन सा, कूका आंदोलन। सॉरी यार क्या बोल रही हूँ, 12 माफ करना, 19वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, 19वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, ये मैं कुछ और वहाँ चली गई, विजयनगर साम्राज्य के उधर पे। ठीक है, तो ये कूका आंदोलन हुआ था 19वीं शताब्दी में। ठीक है, और किसने किया था नेतृत्व, राम सिंह ने। ठीक है, चलिए, और इसको हाँ, कूका आंदोलन को नामधारी आंदोलन भी बोलते हैं। कूका आंदोलन को क्या बोलते हैं, नामधारी आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, चलिए, और हाँ कूका आंदोलन नामधारी, और 1857 से स्टार्ट हुआ था। 1857 से स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए कौन सी सदी बोलेंगे, 19वीं सदी में बोलेंगे। ठीक है, 19वीं सदी में बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया। अल हिलाल समाचार पत्र 1912 में आया था। यह आता था उर्दू में। देखिए अल हिलाल से ही समझ सकते हैं आप किस में आया होगा, उर्दू में आया होगा। और कैसा था, साप्ताहिक था। ठीक है, साप्ताहिक यानी कि वीकली था। ठीक है, कैसा था, वीकली साप्ताहिक था। और देखिए 1912 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, अल हिलाल 1912 में उर्दू में था। और लेकिन 1914 में क्या होता है, विश्व युद्ध के समय पे क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। ठीक है साथियों, और ये चलाया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने चलाया था कौन, अल हिलाल समाचार पत्र। ठीक है, ये कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। देखिए 1914 में अल हिलाल जब बंद हो गया तो उन्होंने 1914 में दूसरा समाचार पत्र शुरू कर दिया था। उसका नाम था अल बलाग। ठीक है, फिर क्या था, अल बलाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है।
वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है हमारी, देखिए सबसे पहले क्षोभ मंडल हो गई, ठीक है, एक सेकेंड, क्षोभ मंडल हो गई, क्षोभ मंडल, फिर होगी समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, ओजोन मंडल, उसके बाद फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो लास्ट कौन सी हो गई, बहिर्मंडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है, कौन सा मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है। साथियों ये क्वेश्चन हमको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको आप देखिए, इसमें जो पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ क्या करता है, मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है। बाकी के जेट स्ट्रीम, एल नीनो और तापमान विभिन्नता ये मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं। तो इसको हम जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख के तो लाई थी, एक मिनट रुकिए, चलिए ये रहा। तो प्रभावित कौन नहीं करता बोला हमने, पश्चिमी विक्षोभ। कौन करते हैं, जेट स्ट्रीम, एल नीनो और जो तापमान में परिवर्तन है ये मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। देखिए तो पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, अच्छा भूमध्य सागर पता होगा आपको, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली मौसम प्रणालियों को संदर्भित करता है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली मौसम प्रणालियों को संदर्भित करता है, जो उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा लाती हैं लेकिन मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करती हैं, ठीक है। जो उत्तर पश्चिम भारत में मानसून वर्षा लाती हैं लेकिन मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करती हैं। और देखिए, और फिर क्या है, मानसून मुख्य रूप से भूमि और जल के विभेदक तापन, मानसून मुख्य रूप से भूमि और जल की विभेदक तापन, दाब प्रवणता और जेट स्ट्रीम जैसी पवन पैटर्न जैसे कारकों द्वारा संचालित होता है, ठीक है। एल नीनो और तापमान में परिवर्तन, एल नीनो और तापमान में परिवर्तन हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्रों में समुद्री और वायुमंडलीय गतिशीलता को बदलकर वायुमंडल के पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है। जो एल नीनो और तापमान में परिवर्तन थे, जो ऑप्शन दिए थे ना, वो भी करते हैं, मतलब मानसून को प्रभावित करते हैं। कहाँ कहाँ पे, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में वायुमंडलीय, समुद्री और वायुमंडलीय गतिशीलता उसको बदलकर प्रभावित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिमी विक्षोभ मौसमी घटनाएं हैं जो उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा को प्रभावित करती हैं लेकिन मानसून के निर्माण से असंबंधित हैं। यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ मौसमी घटनाएं, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, मौसमी घटनाएं हैं जो उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा को प्रभावित करती हैं लेकिन मानसून के निर्माण से असंबंधित है। क्या है, मानसून के निर्माण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट था हमारा एक जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या है, वायुमंडल की उच्च ऊंचाई पर तेजी से चलने वाली वायुधाराएं, ठीक है, वायुमंडल की उच्च ऊंचाई पर तेजी से चलने वाली वायुधाराएं जो वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित करती हैं, जो वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित करती हैं। ये हो गई तिब्बती पठार और उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम की स्थानांतरित स्थिति भारतीय मानसून की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तिब्बती पठार और उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की स्थानांतरित स्थिति भारतीय मानसून में की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। नेक्स्ट था एल नीनो। एल नीनो क्या था, एक जलवायु घटना जो भूमध्य रेखा के पास प्रशांत के गर्म होने की विशेषता है, ठीक है। एल नीनो क्या था, एक जलवायु घटना जो भूमध्य रेखा के पास प्रशांत के गर्म होने की विशेषता है। एल नीनो वायुमंडलीय परिसंचरण को बदलकर और भारत में वर्षा को कम करके मानसून के पैटर्न को बाधित करता है, ठीक है। ये क्या था, एल नीनो वायुमंडलीय परिसंचरण को बदलकर भारत में वर्षा को कम करके मानसून के पैटर्न को बाधित करता है, ठीक है। तो ये तो था हमारे। और मानसून का निर्माण कैसे होता है, ये ज़्यादा हो गया साथियों, आप अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो स्किप करके, ठीक है, आगे बढ़ जाना, मैं आगे को पेपर तो कराऊंगी, ठीक है। इसमें क्या है, मानसून का निर्माण कैसे होता है, गर्मियों के महीनों के दौरान भूमि और समुद्र के विभेदक तापन के द्वारा शुरू किया गया। मानसून का निर्माण कैसे हुआ, गर्मियों के महीनों के दौरान भूमि और समुद्र के विभेदक तापन द्वारा शुरू किया गया। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी जब मैं ये ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसमें सी ब्रीज का चक्कर है, एक सी ब्रीज ये, और मतलब थोड़ा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा वैसे है, तो इसमें ये थोड़ा और ही लग रहा है मुझे, पढ़ना ये ऐसा लग रहा है कि पढ़ ही रही हूँ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, भारतीय उपमहाद्वीप और हिंद महासागर के बीच दबाव प्रवणता आर्द्र हवाओं को अंतर्देशीय चलाती है जिससे वर्षा होती है।
पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली निम्न दाब प्रणालियाँ। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली निम्न दाब प्रणालियाँ मुख्य रूप से उत्तरी भारत में शीतकालीन और मानसून पूर्व वर्षा हेतु जिम्मेदार है। पश्चिमी विक्षोभ किस लिए जिम्मेदार है? मुख्य रूप से उत्तरी भारत में शीतकालीन और मानसून पूर्व वर्षा के लिए जिम्मेदार है, लेकिन मानसून के निर्माण या उत्पत्ति में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ, इसको देख लो, ये समझ में आएगा आपको। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली निम्न दाब प्रणाली है और मुख्य रूप से उत्तरी भारत में शीतकालीन और मानसूनी वर्षा हेतु जिम्मेदार है। ठीक है, मानसून पूर्व वर्षा हेतु जिम्मेदार है। ये मानसून के निर्माण या उत्पत्ति में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा ये मानसून वाला क्वेश्चन जिसने थोड़ा टाइम ले लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्प्स घाटी में पाई जाती है? ठीक है, आल्प्स घाटी में पाई जाने वाली पवन कौन सी है? फॉन। ठीक है, कौन सी पवन है? फॉन, जो कि गर्म और शुष्क है। ठीक है, गर्म और शुष्क पवन है, आल्प्स घाटी में पाई जाती है। कौन है? फॉन। ठीक है, फॉन। चलिए, अभी इसके बारे में मैंने लिखा है नीचे से, इसको भी देख लेते हैं। बोर मत होना यार। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, 1 मिनट। हाँ, चलिए, फॉन थे। ठीक है, जो फॉन क्या है? पवन है, गर्म और शुष्क है, हमने बोला था ना। जो फॉन शब्द है जर्मन भाषा का है। ठीक है, इसके बारे में पूरा पोस्टमार्टम करने हैं तो टाइम तो लगेगा ही भाई। फॉन क्या है? जर्मन भाषा का शब्द है, गर्म और शुष्क पवन है, जो अल्पाइन घाटियों सहित पर्वत श्रृंखलाओं के पवन विमुख भागों में चलती है। ठीक है, अल्पाइन घाटियों में और ये पर्वत श्रृंखलाओं में चलती है। ठीक है, और क्या है? जो फॉन पवनें हैं पहाड़ों से नीचे उतरते समय हवा के रुद्धोष्म तापन के कारण होती है। पहाड़ों से नीचे उतरते समय हवा के रुद्धोष्म तापन के कारण होती है फॉन पवनें। ठीक है, फॉन पवनें आल्प्स क्षेत्रों में हिमपात को तेज करती हैं, जिससे यह स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और जल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण घटना है। फॉन पवनें क्या करती हैं? जो अल्पाइन क्षेत्र है, अल्पाइन क्षेत्र में हिमपात को तेज करती हैं। हिमपात यानी कि बर्फ गिरना। ठीक है, इसको तेज करती हैं, जिससे स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र और जल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण घटना हो जाती है। ठीक है, और क्या है? जो फॉन पवनें हैं ये स्वास्थ्य प्रभावों हेतु जानी जाती है, जो मानव स्वास्थ्य प्रभाव हेतु जानी जाती है फॉन पवनें, जो अक्सर तेजी से दबाव में बदलाव के कारण सिर दर्द और अन्य असुविधाएं हो जाती हैं। ठीक है, इसमें सिर दर्द वगैरह भी होता है। और जो ये रुद्धोष्म तापन लिखा हमने, रुद्धोष्म तापन के कारण होता है बोला। रुद्धोष्म तापन तब होता है जब नीचे उतरती हवा, जैसे ये पहाड़ है, नीचे उतरती हवा वायुमंडलीय दबाव में वृद्धि के कारण संकुचित होती है और गर्म होती है। तो यह प्रक्रिया फॉन जैसी गर्म स्थानीय पवनों के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब हवा नीचे उतरेगी तो वायुमंडलीय दबाव में वृद्धि के कारण तो संकुचित हो जाती है। ठीक है, यानी कि सिकुड़ जाना, तो फिर सिकुड़ने के बाद वो गर्म हो जाती है। तो यह प्रक्रिया क्या होती है? फॉन जैसी स्थानीय पवनों के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण है। और फिर ऑप्शन में शिराको लिखी थी एक। ठीक है, शिराको लिखी थी। शिराको सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर धूल ले जाने वाली गर्म हवा। ठीक है, शिराको कैसी है? एक तो गर्म पवन है। ठीक है, गर्म पवन है और कहाँ पाई जाती है? सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर। हरमटन थी। हरमटन को हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर्स विंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती हैं और ये भी शुष्क धूल भरी हवाएं हैं। ठीक है, शुष्क धूल भरी हवाएं हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हरमटन को क्या बोलते हैं? डॉक्टर्स विंड। ठीक है, नेक्स्ट है खमशीन। खमशीन हवाएं कहाँ पाई जाती हैं? मिस्र में। खमशीन हवाएं कहाँ पाई जाती हैं? मिस्र में। ये भी गर्म और शुष्क हवाएं हैं जो अक्सर रेतीले तूफान के कारण बनती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेट, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया? ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से क्या, इनमें सब में से सबसे कम किसका है? हरियाणा का है। ठीक है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, हरियाणा का है 879, यानी कि 1000 पुरुषों में हरियाणा में केवल 879 महिलाएं हैं। ठीक है, 879 महिलाएं हैं केवल 1000 पुरुषों में हरियाणा में। तो वहाँ पे महिलाओं की मतलब लड़कियों की कमी है। ठीक है, तो देखिए अभी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था, आपको याद होगा, बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ अभियान, ये क्या था मोदी जी ने, मतलब 2015 में, तो 14 में बने थे ना मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री, तो 2015 में शुरू हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उन्होंने ये हरियाणा से ही शुरू किया था। कहाँ से किया था सी? हरियाणा से ही शुरू किया था, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है, ठीक है। और सबसे अधिकतम देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। केरल में 1084 है, ठीक है। केरल में देखिए 1000 पुरुषों में 84 में 1084 महिलाएं, यानी कि 84 महिलाएं एक्स्ट्रा है, यहाँ कम ही देखने को मिलता है देश में, ठीक है। और अगर भारत का बोलेंगे, ओवरऑल भारत का लिंगानुपात कितना है? 940 है, ठीक है साथियों। भारत का लिंगानुपात कितना है? 940। और इसमें भी शहरी क्षेत्रों का अलग है और ग्रामीण क्षेत्रों का अलग है। 940 तो भारत का हो गया, वेट, भारत का हो गया 940, ठीक है, भारत का 940। और शहरी क्षेत्रों में कितना है? 929। और ग्रामीण क्षेत्रों में है 949। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा लिंगानुपात है, यानी कि वो 949 है, यहाँ 929 है, ठीक है। ये मतलब हालांकि शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, ग्रामीण में कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए। और लिंगानुपात के घटने का मेन कारण ये है कि जो भ्रूण हत्या की जाती है और जो बेटियों को बोझ समझा जाता है, तो इस तरह से इसी कारण ये लिंगानुपात कम है। तो हरियाणा में सबसे कम, केरल में सबसे अधिक, ठीक है। केरल में कितना था? 1084। और भारत का कितना था? 940, ठीक है। और शहरी भारत में शहरी क्षेत्रों में 929 था और ग्रामीण क्षेत्रों में 949 था, ठीक है। और उत्तराखंड का लिंगानुपात बताइए फिर। उत्तराखंड का लिंगानुपात है 963, ठीक है, 963, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात से ज़्यादा है। 940 था ना राष्ट्रीय में, यहाँ पे 963 है, ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट है बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में उड़ीसा में स्थित नहीं है। बॉक्साइट निक्षेप यानी कि बॉक्साइट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं उड़ीसा में? बोलांगीर, कोरापुट, संबलपुर, इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। जो डुमका नामक क्षेत्र है, डुमका झारखंड में है, ठीक है। डुमका कहाँ है? झारखंड में है। और ये कोयला और अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ना कि बॉक्साइट के लिए, ठीक है। कोयला और अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ना कि किसके लिए? बॉक्साइट के लिए, ठीक है। इसके बारे में हमने थोड़ा डिटेल लिखा था, वेट, ये लीजिए। उड़ीसा के बॉक्साइट भंडार क्षेत्र है, उड़ीसा के बॉक्साइट भंडार क्षेत्र बोलांगीर, कोरापुट, संबलपुर, बोलांगीर, कोरापुट, संबलपुर। जो देश का 50% बॉक्साइट उड़ीसा में ही उत्पादित होता है, ठीक है। देश का आधा बॉक्साइट, यानी कि देश में जो भी बॉक्साइट उत्पादित होता है उसका आधा बॉक्साइट उड़ीसा में ही उत्पादित किया जाता है, ठीक है। जो कोरापुट जिला है उड़ीसा का, यहाँ पर पंचपटमाली बॉक्साइट खदानों का घर है। यहाँ पर पंचपटमाली बॉक्साइट खदानों का घर है। कहाँ पे? उड़ीसा का कोरापुट जिला, ठीक है, जो भारत के सबसे बड़े बॉक्साइट भंडारों में से एक है। कहाँ? कोरापुट जिला, उड़ीसा में। और देखिए कालाहांडी और रायगढ़ में भी होता है बॉक्साइट। देखिए कौन कौन हो गए? बोलांगीर, कोरापुट, संबलपुर, कालाहांडी, रायगढ़। बोलांगीर, कोरापुट, संबलपुर, कालाहांडी, रायगढ़, ठीक है साथियों। चलिए फिर क्या है? राज्य में अन्य बॉक्साइट के भंडार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखिए उड़ीसा में तो है और झारखंड में भी नो डाउट होगा, क्योंकि ये झारखंड और उड़ीसा में ज़्यादातर खनिज वगैरह यहीं पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं देश में अन्य राज्यों में? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है। जो डुमका नामक क्षेत्र था, ये झारखंड का एक जिला है, ठीक है। ये झारखंड में है और झारखंड की उपराजधानी भी बोलेंगे इसको। डुमका झारखंड की उपराजधानी है और ये कोयला और अभ्रक हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। कोयला और अभ्रक हेतु प्रसिद्ध है। झारखंड की उपराजधानी डुमका, झारखंड की उपराजधानी डुमका कोयला और अभ्रक हेतु प्रसिद्ध है, जो कि ये डुमका झारखंड में स्थित है, ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विश्व में कहवा उत्पादक देश नहीं है, ठीक है। कहवा उत्पादक कौन सा देश नहीं है? देखिए कहवा यानी कि कॉफ़ी के बीज होते हैं, ठीक है, कहवा को बोलते हैं। देखिए इक्वाडोर में तो होता है। देखिए जो भूमध्य रेखा के पास में होंगे, जो भूमध्य रेखा के पास में वहाँ पे वो वाले कंट्री हैं जो उनमें तो कहवा होता ही होता है, कॉफ़ी, ठीक है। क्योंकि कॉफ़ी के लिए बारिश भी चाहिए होती है और गर्मी धूप भी चाहिए होती है, ठीक है। जो इक्वेटर है, इक्वेटर में तो
सूरज क्योंकि जो बीचों बीच लाइन है ना 0 डिग्री, उसी को बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कॉफ़ी उत्पन्न होने के लिए अच्छी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो देखिए इक्वेटर के पास में ही इक्वाडोर है, तो उसी के नाम से उसका नाम इक्वाडोर पड़ा है। तो इक्वाडोर में तो होगा ही, ठीक है। इक्वाडोर है, इक्वाडोर में होता है, कोलंबिया में होता है और ब्राज़ील में होता है। देखिए ये सारे अमेरिका के साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है जो, उसके क्या है ये देश है, ठीक है। तो इनमें होता है। लेकिन जो चिली है, चिली कोस्टल एरिया का है। चिली भी साउथ अमेरिका में ही पड़ता है, लेकिन जो कोस्टल एरिया है ऐसे करके है इसमें चिली। तो चिली में कॉफ़ी नहीं होती है, चिली में कॉफ़ी नहीं होती है, कहुआ नहीं होता है। चिली में होती है फल होते हैं, जैसे चेरी हो गए, अंगूर, सेब, शराब, समुद्री भोजन, क्योंकि कोस्टल एरिया है ना, समुद्री तट के पास है, तो समुद्री भोजन भी होता है, शराब बनती है और चेरी, अंगूर, सेब ये सब बनते हैं, ठीक है साथियों। चलिए, और एक सेकेंड ये भी लिखा था, इसमें भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन किया है, इसमें भी रुकिए, थोड़ा सा आपको चलिए, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे साथियों, ठीक है। चलिए, इसमें क्या लिखा है, देश के विश्व में कॉफ़ी उत्पादक देश इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील जो ऊपर लिखे हैं, ठीक है, वही है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इनको प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक देश, इनको कॉफ़ी बेल्ट में स्थित है। इन तीनों को कॉफ़ी बेल्ट में रखा गया है, ठीक है। कॉफ़ी बेल्ट कहाँ से आती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं क्या, कॉफ़ी बेल्ट। कर्क रेखा कहाँ है साथियों, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और मकर रेखा कहाँ हो गई, 23.5 डिग्री साउथ में, 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है। तो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि बीच में कौन पड़ेगी, 0 डिग्री, यानी कि भूमध्य रेखा पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बीच का जो एरिया है उसमें होती है कॉफ़ी, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉफ़ी बेल्ट। तो जो कॉफ़ी बेल्ट है उसमें कौन कौन से देश हो गए, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ठीक है। और जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी के लिए चाहिए होती है उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु और 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए होती है कॉफ़ी हेतु, ठीक है। ब्राज़ील क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। ब्राज़ील क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। यहाँ पर अरेबिका, रोबस्टा किस्म की कॉफ़ी उत्पादित की जाती है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादित की जाती है पूरे विश्व में, अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफ़ी उत्पादित की जाती है, ठीक है। और कोलंबिया में अरेबिका कॉफ़ी बीन्स उत्पादित की जाती है। अरेबिका कॉफ़ी बीन्स कहाँ, कोलंबिया में। और वियतनाम दूसरा सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है, ठीक है, विश्व में दूसरा। सबसे बड़ा कौन था, ब्राज़ील, दूसरा कौन हो गया, वियतनाम ये भी वहीं पड़ता है, ठीक है, साउथ अमेरिका में ही, मतलब वही कॉफ़ी बेल्ट के आसपास ही पड़ेंगे, 23.5 डिग्री ये नॉर्थ, इसी में पड़ेंगे, ठीक है, इसी के अराउंड में। तो यहाँ पर रोबस्टा कॉफ़ी बीन्स निर्यात करता है, ठीक है। चलिए, 1 मिनट साथियों रुकिए, ऊपर चलते हैं हम। अब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन नहीं, ठीक है, अब टू द पॉइंट ठक ठक करेंगे। चलिए, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूप के अंतर्गत किया जा सकता है, कितने प्रतिशत, 100% था इसका आंसर, अभी तो देखना पड़ेगा, अभी के परिप्रेक्ष्य में क्या है। लेकिन देखिए क्या है ये, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग वाला है, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग यानी कि जो खाना है उसको बच जाता है, उसको कैसे प्रोसेस किया जाए, कैसे वो वेस्ट ना हो, उसका जो निदान है, तो उसमें कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा सकता है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो पूरा 100% किया जा सकता है, ऐसा इसका आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, ठीक है। कपास के बाद कृषि, देखिए भारत में कृषि आधारित सबसे पहला उद्योग कौन सा हो गया, कपास हो गया, ठीक है। कपास के बाद बोला है, दूसरा होता है चीनी, चीनी किससे बनती है, गन्ने से, ठीक है। तो कपास के बाद चीनी हो गई, ठीक है साथियों, कपास के बाद चीनी हो गई। अच्छा ये बताइए, चीनी कहाँ पे होती है फिर, ये बताओ। महाराष्ट्र में होती है, यानी कि गन्ने कहाँ पे होते हैं, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु कहाँ कहाँ पे, महाराष्ट्र में, यूपी में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में होते हैं, ठीक है। और चीनी का कटोरा किसको कहते हैं भारत में, भारत में चीनी का कटोरा कहते हैं उत्तर प्रदेश को, ठीक है। चीनी का कटोरा, ठीक है। भारत में चीनी का कटोरा कौन हो गया, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा चीनी कहाँ पे होती है, उत्तर प्रदेश में। और कहाँ पे हो गई, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत वनस्पति तेल का विश्व का, देखिए भारत वनस्पति तेल का विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता और कितने नंबर का आयातक है। देखिए भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और एक सेकेंड इसका आंसर ऐसा नहीं था, इसका आंसर था दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और पहले नंबर का आयातक, ये ऐसे करके था, पहले नंबर का आयातक ऐसे करके था। ठीक, इसको देख लेना यार अभी के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, ये थोड़ा क्योंकि डेटा तो बदल ही जाता है, अभी कोई ये थोड़ी ना है, ये तो 2023 की बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अटल वयो अभ्युदय योजना, AVYAY, अटल वयो अभ्युदय योजना। ठीक है, ये वयो शब्द से समझिए वृद्धों के लिए होता है। ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों हेतु होता है। ये क्यों है, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई गई एक योजना है वरिष्ठ नागरिकों हेतु। अटल वयो अभ्युदय योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई गई क्या है, योजना है। इसमें क्या है, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर है हेल्पलाइन नंबर याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस मैं ऐसे बता रही हूँ 14567। वैसे इजी तो है, 14567 ऐसे करके लिखने हैं। इस पे नंबर वो कॉल करेंगे, टोल फ्री नंबर है। ठीक है, कैसा है, टोल फ्री। तो इसमें वृद्ध लोग बात करेंगे, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, उनको कैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ये सब, और जो उनके स्वास्थ्य से संबंधित इस तरह की जो उनको मतलब जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण इस पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये वरिष्ठ नागरिकों हेतु है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं कौन से, देखिए रैम हो गया, CPU, फाइल इन डिस्क, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज है। ठीक है साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम के देखिए रैम, CPU और फाइल इन डिस्क। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और लिनक्स होता है, मैक OS होता है, एंड्रॉयड होता है, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या होते हैं हमारे, एक सेकेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है साथियों, लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे। जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के थे उनको क्या कहते थे, उनको आहत सिक्के कहते थे साथियों। क्या कहते थे, आहत सिक्के या पंचमार्कित सिक्के कहते थे। आहत सिक्के या पंचमार्कित सिक्के कहते थे। इनकी उत्पत्ति हुई थी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 6 BC, ईसा मसीह से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कौन से हो गए, ये आहत सिक्के या पंचमार्कित सिक्के। ठीक है साथियों, और क्या है, जो इसमें जो पंचमार्कित सिक्के थे ये थे मुख्यतः चांदी के, मुख्यतः चांदी का प्रतीक पता होगा आपको, चांदी AG हो गया, और कॉपर हो गया तांबे का, CU हो गया कॉपर का। ठीक है, चांदी और तांबे के थे। और ये जो आहत सिक्के थे महाजनपद काल के दौरान जारी हुए। महाजनपद काल कब हुआ था, 6वीं शताब्दी BC में हुआ था ना। ठीक है, चलिए, और इसमें क्या था, जानवर, पेड़, पहाड़, ज्यामितीय पैटर्न इस तरह का दिखाया जाता था। ठीक है, जानवर, पेड़, पहाड़ इस तरह का दिखाया जाता था। ठीक है, और क्या था, जो ये था अटल वयो वाला, इसमें थोड़ा एक पॉइंट और लिख लीजिए, क्या था, अटल वयो अभ्युदय योजना। इसमें क्या था, जो RVY जो BPL के वरिष्ठ, एक सेकंड साथियों, ये दूसरी चीज़ है, चलो छोड़ो यार, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, एक मिनट, यहाँ देखते हैं हम, कुछ और तो नहीं छूटा साथियों, कब कम्प्लीटली हो गया। ठीक है, चलो आज इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी, फिर खुद ही इरिटेशन हो जाता है। ठीक है, तो GK का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, अब उत्तराखंड के रह गए उनको करेंगे, फिर ये पेपर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वैसे एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की, आज तक जब मैं खुद से देखती थी, मतलब वैसे देखती थी, तो मैंने टिक किया, वही आंसर देखा, फिर आगे बढ़ गई। लेकिन अभी पता चल रहा है कि एक क्वेश्चन में ही कितने सारे क्वेश्चन छुपे हैं, 4 ऑप्शन से तो 4 क्वेश्चन वो बन जा रहे हैं, फिर उन्हीं के भी और सारे हैं, तो मतलब बहुत वास्ट है। मतलब अगर एक पेपर को अगर हम एक दिन में कर रहे हैं, एक दिन छोड़ो, एक हफ्ते में भी अगर एक पेपर को कर रहे हैं तो बड़ी बात है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।